तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया था उसके आंसर्स आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। असाइनमेंट बहुत सिंपल था, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शील्ड एजुकेशन। फ्रेंड्स, अब तक के वीडियो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं प्रोग्रामिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सी प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। लाइक स्कूल में आपको लेटर एप्लीकेशन लिखते वक्त सारा फॉर्मेट, सारा स्ट्रक्चर बताया जाता था पहले कि ऐसे सबसे पहले टू, उसके बाद में डेट, सब्जेक्ट वगैरह लिखा जाता था, राइट। उसी तरह आज मैं आपको सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि कैसे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको एंड करते हैं और बीच में जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं, तो आप भी मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। फिर उस प्रोग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रोग्राम में ये पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर लाइन जो है वो क्यों लिखी गई है, उसके लिखने की क्या वजह है। तो चलते हैं देव सी प्लस प्लस में। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल सा सी प्रोग्राम है 2 नंबर को ऐड करने के लिए। इसमें सबसे पहले हमने 2 हेडर फाइल्स यूज की हैं। पहली stdio.h मींस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और दूसरी conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट। उसके बाद मेन फंक्शन, देन एक हमने कमेंट इंसर्ट किया है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। फिर हमने 3 इंटीजर डिक्लेयर किए हैं, पहले a b c, और a और b की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद a और b को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो C में स्टोर होगी और C की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ओके, अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करवा के देख लेते हैं। उसके लिए एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल पर क्लिक करेंगे। कंपाइल के लिए हमें सबसे पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा, तो हम एड 2 नंबर्स के नाम से फाइल को सेव कर देते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें कोई एरर नहीं है, तो हम इसको रन करवा सकते हैं। तो एग्जीक्यूट में जाकर के अब रन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ A और B की वैल्यू एंटर करनी है। तो A की वैल्यू हम एंटर करते हैं 5 और उसके बाद में B की वैल्यू एंटर करते हैं 4। अब जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा वो है 9। 5 + 4 9। ओके, तो हाँ, प्रोग्राम को देख करके आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये printf क्या है, scanf क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। प्रोग्राम बनता कैसे है वो हम आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। लाइक अगर हमें कोई नया घर बनाना हो तो हम सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि यहाँ 2 कमरे बनेंगे, फिर इधर किचन। ओके, वैसे ही इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। घर बनाना कैसे मीन्स प्रोग्राम कैसे बनाएंगे हम, वो आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। ओके, सी प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसको 6 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जो कि आप स्लाइड में देख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि एक सी प्रोग्राम में इन सभी सेक्शंस का यूज हो। किसी में हो सकता है 3 सेक्शन का यूज हो इनमें से, और किसी में 4 का। तो अब हम देखते हैं कि इन अलग अलग सेक्शंस का मतलब क्या है और कैसे इनसे मिलके एक सी प्रोग्राम बनता है। तो अब हम पहले पार्ट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज बेसिकली प्रोग्राम में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। नाउ कि प्रोग्राम में कमेंट क्यों लिखा जाता है। प्रोग्राम में कमेंट लिखने के पीछे वजह यह है कि हमें प्रोग्राम को समझने में आसानी होती है। अगर हमने प्रोग्राम को आज बनाया है तो जरूरी नहीं कि कल हमें वो प्रोग्राम याद हो कि ये प्रोग्राम कैसे बनाए। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज कंफ्यूजिंग लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो वहां हम कमेंट इंसर्ट कर देते हैं कि किस चीज के बारे में ये प्रोग्राम है। ओके, कमेंट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि कंपाइलर कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है। सो आप प्रोग्राम में कहीं भी कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। और प्रोग्राम में कमेंट इंसर्ट कैसे करते हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो कमेंट्स पर ही बेस्ड है। ओके, अब आते हैं दूसरे लिंक सेक्शन पर। लिंक सेक्शन का यूज हम हेडर फाइल्स के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कि हेडर फाइल्स का क्या काम होता है, क्या फायदा होता है हमें सी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल्स से। तो एक सी लाइब्रेरी होती है जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस को रखा जाता है, बिल्कुल आपके स्कूल कॉलेजेस वाली लाइब्रेरी जैसे। उस लाइब्रेरी में बुक्स का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास लाइब्रेरी कार्ड हो। उसी तरह सी लाइब्रेरी में जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, मींस सी प्रोग्रामिंग में जिन फंक्शंस का मतलब पहले से डिफाइन कर दिया गया है, उन फंक्शंस का यूज आप तभी कर सकते हैं जब उनकी हेडर फाइल्स को हम प्रोग्राम में
इंक्लूड करें, मीन्स लिंक करें, इसलिए हम लिंक सेक्शन का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कौन से फंक्शंस। तो ऐसे तो बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, लाइक अगर हमें प्रोग्राम में साइन कोस का यूज करना है तो हम जो हेडर फाइल यूज करते हैं वो है हैश इंक्लूड मैथ.h। ओके, बट जो मोस्टली हेडर फाइल हम यूज करते हैं हर सी प्रोग्राम में वो है हैश इंक्लूड stdio.h, मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के लिए जो हम फंक्शंस यूज करते हैं वो है printf एंड scanf। अगर हमें कुछ आउटपुट चाहिए तो हम printf का यूज करते हैं, और हम यूजर हैं, अगर हमें कुछ इनपुट करना है, कंप्यूटर को कुछ वैल्यू देनी है तो हम scanf का यूज करते हैं। और अगर हम ये हेडर फाइल नहीं लिखें हैश इंक्लूड stdio.h तो कंपाइलर नहीं समझ पाएगा कि printf क्या है, scanf क्या है, हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो इन फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए हमें ये हेडर फाइल लिखनी जरूरी है। सो दूसरी हेडर फाइल जो है वो है हैश इंक्लूड conio.h, मीन्स हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल का यूज बेसिकली स्क्रीन होल्डिंग के लिए करते हैं ताकि बाद में हमें get ch वगैरह और कुछ टाइप ना करना पड़े। बेसिकली इसका यूज टर्बो सी प्लस प्लस में होता है। अगर आप देव सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो आप इस हेडर फाइल को अगर ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, आप आसानी से सी प्रोग्राम को रन करवा सकते हो। और हम इन्हें हेडर फाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके आगे .h लिखा हुआ है जो कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन। तो ये था लिंक सेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो रेगुलरली बस सी प्रोग्राम में इन हेडर फाइल्स को यूज कर रहे होते हैं, इनका मतलब उन्हें नहीं पता होता है। आई जस्ट होप आपके साथ ऐसा ना हो। नेक्स्ट है डेफिनेशन सेक्शन। प्रोग्राम में इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी वैल्यू को फिक्स करना हो या कांस्टेंट करना हो। लेट हमें कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लाइक 10 चाहिए। हम चाहते हैं कि कंप्लीट प्रोग्राम में मिनिमम वैल्यू जहां भी यूज हो तो 10 हो, तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं। लाइक मान लो इस एडिशन के प्रोग्राम में हमें a की वैल्यू जो है वो फिक्स करनी है। हम नहीं चाहते कि बार बार हम a की वैल्यू एंटर करें, इसलिए हम शुरुआत में ही a की वैल्यू डिफाइन कर देंगे। डिफाइन कैसे करते हैं वो देखिए, कुछ चेंज करते हैं हम प्रोग्राम में थोड़ा। a को डिफाइन कर देंगे स्टार्टिंग में ही, हैश डिफाइन a की वैल्यू हमने फिक्स कर दी मान लो 7। ओके, उसके बाद a को हम डिफाइन कर चुके हैं तो यहाँ हमें डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ इनपुट करवाने की। ओके, ये प्रोग्राम हमने थोड़ा चेंज किया है। जो हमने यहाँ a डिक्लेयर किया हुआ था वो हमें डिक्लेयर नहीं करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही a को डिफाइन कर दिया है। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। देखिए कोई एरर नहीं है, तो इसको रन करेंगे। अब ये b की वैल्यू मांग रहा है, तो b की वैल्यू हम मान लो 4 एंटर करते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं तो ये टोटल जो है वो 11 शो कर रहा है। मीन्स a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 4, दोनों को ऐड करके 11 शो कर दिया इसने। ओके, इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू जो है वो पहले डिफाइन कर सकते हैं ताकि वो वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है मेन फंक्शन। अब बात करते हैं कि मेन फंक्शन का प्रोग्राम में क्या काम होता है। मेन फंक्शन बहुत जरूरी फंक्शन है। आप चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी सी प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो उसमें आपको मेन फंक्शन जो है वो हमेशा देखने को मिलेगा। मीन्स मेन फंक्शन के बिना आप कोई भी सी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो कंपाइलर को बताता है कि प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं लिखते हैं तो कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसलिए वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। सो प्रोग्राम में मेन फंक्शन लिखना बहुत जरूरी है। मेन फंक्शन के जस्ट बाद आप जो ये ब्रैकेट्स देख रहे हैं वो ये शो करते हैं कि यहाँ से सी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि क्या एक सी प्रोग्राम में एक से ज्यादा मेन फंक्शन हो सकते हैं, तो आंसर है नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा मेन फंक्शन हम लिखते हैं एक सी प्रोग्राम में तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना है और वो एरर शो करेगा। ओके, मेन फंक्शन जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, वो फंक्शंस जिसको यूजर डिफाइन करता है। अभी अगर आपको फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि फंक्शन क्या होता है तो नो प्रॉब्लम, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बट अभी के लिए आप मेन फंक्शन पर फोकस कीजिए।
अभी हम मेन फंक्शन की प्रॉपर्टीज और उसका सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मेन फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद मेन और उसके बाद एम्प्टी पैरेंथेसिस। ये एम्प्टी पैरेंथेसिस शो करते हैं कि मेन फंक्शन के पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट्स, सो किसी भी वर्ड के आगे ऐसे पैरेंथेसिस लगे हों और उसके बाद में स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट लगा हो तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। नेक्स्ट इज सी परमिट्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेन फंक्शन लाइक मेन, इंट मेन, वॉइड मेन। ओके, सो ये मेन फंक्शन की अलग अलग फॉर्म्स हैं जो आपको अलग अलग प्रोग्राम्स में देखने को मिल सकते हैं। इनका मतलब क्या है एक्चुअली में? जब हम प्रोग्राम में इंट मेन का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि मेन फंक्शन जो है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए प्रोग्राम के लास्ट में हम रिटर्न 0 लिखते हैं। लाइक यहाँ देखिए हमने प्रोग्राम में इंट मेन यूज किया है तो प्रोग्राम के लास्ट में रिटर्न 0 लिखा है। 0 क्या शो करता है? 0 ये शो कर रहा है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर हम यहाँ 0 के अलावा कोई और इंटीजर लिखते हैं तो हो सकता है कंपाइलर आपको एरर शो करे। ऐसे ही जब हम प्रोग्राम में वॉइड मेन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मेन फंक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। वॉइड मीन्स नल। मेन फंक्शन की जो लास्ट की 3 फॉर्म है वो ऊपर की फॉर्म की तरह ही है, बस इनमें आर्गुमेंट जो है वो वॉइड है। ओके, सो अगर आप इन अलग अलग फॉर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस पहली फॉर्म को यूज कर सकते हैं हर सी प्रोग्राम में। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इस सेक्शन में हम उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जिनका यूज हम प्रोग्राम में करने वाले हैं। उन वेरिएबल्स का यूज हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, बस सबसे पहले उन्हें डिक्लेयर करना जरूरी है, वरना कंपाइलर एरर शो कर सकता है। यहाँ ये जो इंट है वो ये शो कर रहा है कि ए बी सी जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप हैं। अगर हमें यहाँ किसी डेसिमल वैल्यू को एंटर करना है तो हम यहाँ इंट की जगह फ्लोट एंटर करेंगे, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज के लिए जो डाटा टाइप हम यूज करते हैं वो होता है फ्लोट। तो इस प्रोग्राम में मान लो ए को हमें इंटीजर टाइप में एंटर करना है और बी को फ्लोट में, तो बी को हम कैसे एंटर करेंगे? फ्लोट लिख करके। तो अगर बी फ्लोट हो गया तो ए और बी का जब हम एडिशन करेंगे तो सी ऑटोमेटिकली फ्लोट होगा, राइट? सो यहां जो आपको कोमा दिखाई दे रहा है उसको सेमीकोलन में चेंज कर देना है, क्योंकि सी प्रोग्राम में हर स्टेटमेंट के लास्ट में हमें सेमीकोलन लिखना जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन की। सब प्रोग्राम सेक्शन का यूज हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने में करते हैं और उसका यूज हम मेन फंक्शन के अंदर करते हैं। मीन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन तो हम इस सेक्शन में करते हैं, बट उनको एग्जीक्यूट, उनको कॉल करवाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। ओके, सो आई होप आपको सी प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर के सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो जरूरी नहीं कि सी प्रोग्राम में इन सभी सेक्शंस का यूज हो, बट जो मेन फंक्शन है उसका यूज हर सी प्रोग्राम में होगा। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि जो लिंक सेक्शन है वो भी तो एसेंशियल पार्ट है। तो हाँ, आप हर सी प्रोग्राम में लिंक सेक्शन का यूज करते हैं, बट वो एसेंशियल पार्ट नहीं है। बिना हेडर फाइल्स का यूज किए हुए भी हम सी प्रोग्राम बना सकते हैं। हाँ, वो डिफिकल्ट जरूर होगा, पर लिंक सेक्शन के बिना हम सी प्रोग्राम बना सकते हैं। सो ये काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो ये मैंने आपको बता दिया है। सो ये तो थे सी प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ अलग अलग पार्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं सी प्रोग्राम के कुछ बेसिक और एसेंशियल रूल्स, जिनको अगर हम सी प्रोग्राम लिखते हुए ध्यान में नहीं रखते हैं तो कंपाइलर हमें एरर शो करता है। सो पहला पॉइंट है कि हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना चाहिए जो कि हमें बताता है कि प्रोग्राम कहां से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, ये जो करली ब्रेसेस हैं वो हमें बताता है कि यहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है प्रोग्राम। उसके बाद अगर हमें किसी वेरिएबल को यूज करना है प्रोग्राम में तो उसको सबसे पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर वो वेरिएबल इंटीजर टाइप है तो इंट ए, इंट बी करके उसे डिक्लेयर करेंगे, और अगर वो फ्लोट टाइप है मींस डेसिमल में तो उसको फ्लोट सी करके डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट इज एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। सी प्रोग्राम में हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसके लास्ट में सेमीकोलन लिखना जरूरी है, वरना कंपाइलर एरर शो करेगा। कई बार होता है कि हमारा प्रोग्राम तो सही होता है, बट जब हम उसे कंपाइल करवाते हैं तो वो एरर शो करता है सिर्फ एक सेमीकोलन की वजह से। इसलिए सेमीकोलन का स्पेशली ध्यान रखना प्रोग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम सी प्रोग्राम में कहीं भी ब्लैंक स्पेसेस ऐड कर सकते हैं,
बट कहाँ हम स्पेसेस का यूज नहीं कर सकते हैं वो है जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, वहां हम ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंटफ और स्कैनफ जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है सी लाइब्रेरी के, मीन्स पहले से डिफाइन किया जा चुका है उन्हें। प्रिंटफ जो है वो आउटपुट के लिए यूज होता है और स्कैनफ इनपुट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मीन्स इसमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, वो अलग अलग होते हैं। लाइक स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए प्रिंटफ का मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए प्रिंटफ से अलग होता है। स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ प्रिंटफ ही यूज करना है। नाउ सी प्रोग्राम में हम कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ कर सकते हैं? अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर हम किसी चीज को प्रिंट करवा रहे हैं लाइक हेलो, या फिर अपने नेम को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सी प्रोग्राम में हम जो कमेंट इंसर्ट करते हैं वहां भी हम कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज \n, जिसको न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं। इसका यूज हम प्रोग्राम में नेक्स्ट लाइन पर जंप करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज \t, जिसको एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। इसका यूज हम दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। सो ये थे एक सी प्रोग्राम के बेसिक से रूल जो हमेशा आपको सी प्रोग्राम लिखते हुए ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।